जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स जून में जो होने वाली है परीक्षा, उस पर उस चीज को ध्यान में देखते हुए विस्तार में इतिहास के उन प्रश्नों पर चर्चा किया जाएगा जिनकी एग्जाम में आने की प्रबल संभावनाएं बनी हुई हैं। तो हम समय बर्बाद न करते हुए अपने मुद्दे पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है? एक क्वेश्चन खुद मैंने बनाया है, किसी को बनाने की आवश्यकता नहीं दिया, खुद मैंने इस क्वेश्चन को तैयार किया है, तो इस पे ध्यान देना है। ये प्रश्न कहता क्या है? भारत में प्रेस के विकास के संदर्भ में विचार करना है। भारत में प्रेस के विकास के संदर्भ में बात करना है। इसमें बात क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 1 पे लिखा है, नंबर 1 पे दिया है, भारत का पहला समाचार पत्र जेम्स अगस्टस हिक्की ने 1780 में प्रकाशित किया था। यह है पहला स्टेटमेंट लिखा है। जेम्स, अब इसमें देखिए फैक्ट है, जेम्स अगस्ट हिक्की का नाम यदि जान रहे हैं, पहला जो समाचार पत्र था इंडिया का जो पहला समाचार पत्र है, इन्होंने दिया था कि नहीं, प्रकाशित किया था कि नहीं। दूसरी चीज, इसमें 1780 लिखा है, यह चीज 1780, ये दोनों फैक्ट जानना जरूरी है। कॉन्सेप्ट भी है, फैक्ट भी है। हमारे साथ हिस्ट्री जो पढ़ेंगे आप जीएस में या ऑप्शनल के तौर पर, तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जेम्स अगस्ट हिक्की ने 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया। क्यों प्रकाशित किया ये अभी मुद्दा नहीं है, लेकिन प्रकाशित इन्होंने किया था। एक्यूरेट बात, एकदम सही लिखा है। दूसरा क्या लिखा है? गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकाफ ने भारतीय प्रेस के प्रति अनुदारवादी दृष्टिकोण अपनाया। तो स्टेटमेंट 1 तो एकदम आप जान चुके हैं, सही लिखा है। अब बी में जानना है दूसरे नंबर पे ये सही है कि गलत। 1 स्टेटमेंट क्या है? एकदम सही है, एकदम से क्या है? सही है। अब दूसरा नंबर जो लिखा है, इस पे जानना है सही है गलत। उपर्युक्त के आधार पर कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, ना तो एक ना तो दो, एक और दो, दोनों। कमेंट करके तुरंत बताएं क्या है सही। ठीक, ओके, इस पे जरूर बताइएगा, कौन सा सोचिएगा कौन सा उत्तर है, उसके बाद बताइएगा। ठीक, मैं बताता हूं। देखिए, अब इसमें एक शब्द जो दूसरे नंबर का, गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकाफ ने भारतीय प्रेस के प्रति अनुदारवादी दृष्टिकोण अपनाया, ये गलत लिखा। जो अनुदारवादी जो लिखा है, ये अनुदारवादी, तो चार्ल्स मेटकाफ जो थे, ये गवर्नर जनरल थे उस समय, ये अनुदारवादी नहीं थे बल्कि उदारवादी थे। कैसे थे? उदारवादी। इन्हें भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारतीय समाचार पत्रों का क्या कहा जाता है? मुक्तिदाता। तो भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा गया। यहां से कॉन्सेप्ट लगाइए, इतना तो वनडे वाला लड़का जो वनडे की तैयारी करता है वो जान रहा है कि चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय समाचार पत्रों का क्या कहा जाता था? मुक्तिदाता। इन्होंने कई चीजें इस पे थी जो समाचार पत्र पे लगे थे प्रतिबंध, उसको हटा दिया था और इसका प्रोत्साहन भी दिया था। इसलिए इन्हें जो है भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। और जो मुक्तिदाता कहा जाएगा वो अनुदारवादी नहीं रहेगा, वो उदारवादी रहेगा। ध्यान दीजिएगा, शब्द को टर्मिनोलॉजी को पकड़ना है, क्योंकि आप यूपीएससी आईएएस के पेपर में बैठने जा रहे हैं, उसके लिए आप योग्य हैं कि नहीं, यही तो यूपीएससी जांचता है कि आप जो एकदम बारीकी पॉइंट है उसको आप पकड़ सकते कि नहीं, आप जान रहे हैं कि नहीं, वो योग्यता है कि नहीं प्रशासनिक अधिकारी का। तो इसलिए केवल एक सही है और दूसरा नंबर गलत है। तो पूछा जा रहा कौन सा सत्य है, तो ए इज द राइट आंसर होगा। ए क्या होगा? ए इज द राइट आंसर होगा। आंसर ए इज द राइट आंसर। यहां तक सबके समझ में आ गया। अब मैं दूसरे प्रश्न की ओर चलता हूं। दूसरा नंबर की अगर मैं बात करता हूं दूसरे प्रश्न की ओर, तो दूसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगर दूसरे प्रश्न की ओर चलता हूं मैं, तो दूसरा प्रश्न क्या कहता है? इसमें देखिए लिखा है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ये लिखा गया है। अब दूसरे में अगर देखते हैं कौन सा कथन गलत लिखा गया है, तो इस पे क्या ध्यान देना है। लिखा है, अमृत बाजार पत्रिका
नामक समाचार पत्र वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी में परिवर्तित हो गया। अब आपको जानना है ये सही लिखा कि गलत। देखिए, जो अमृत बाजार पत्रिका थी, एक समाचार पत्र था। जब 1878 में 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ला दिया गया था। लॉर्ड लीटन ने लाया था। लॉर्ड लीटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आकाशीय वज्रपात भी कह दिया है, वज्रपात की तरह पड़ता है। तो जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था लॉर्ड लीटन द्वारा, तो ये जो अमृत बाजार पत्रिका है इस पर भी प्रतिबंध लगता। इसने प्रतिबंध न लगे बचने के लिए रात में ही अपने पूरे समाचार पत्र, जो इसकी जो मूल भाषा थी बंगाली थी, तो इसको जो है बदल लिया, किसमें कन्वर्ट कर लिया, इंग्लिश में। इस पर प्रतिबंध नहीं लगा, क्योंकि इंग्लिश जो समाचार पत्र थे उस पर प्रतिबंध नहीं लगता था, बाकी सब पर लगता था। अब ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि इंग्लिश कुछ ही लोग जानते थे और इंग्लिश मुख्य रूप से अंग्रेजों का ही था, केवल इंग्लिश ही अंग्रेज लोग ही जाने। इसीलिए जो है केवल इंग्लिश समाचार पत्रों को छोड़कर बाकी सभी जितने भारतीय भाषा में हिंदी हो या एनी लैंग्वेज, सब पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था, है ना। आकाशीय वज्रपात किसने कहा है तो जान ही गए होंगे, अभी मैंने बताया है। आकाशीय वज्रपात सुरेंद्रनाथ बनर्जी क्यों कहा? क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा जो है उसने भारतीय समाचार पत्रों पर जो है लॉर्ड लीटन ने क्या कर दिया था। और अमृत बाजार पत्रिका, अब कमेंट करके, मैं अभी छोड़ रहा हूँ, कमेंट करके बताइएगा ये अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया, किसने इसको शुरू किया था, कौन इसके प्रकाशक थे। आगे बी नंबर पे देखता हूँ, ब्रिटिश शासन के दौरान सरकार ने प्रेस के दमन के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 124 124 ए मतलब ए है के द्वारा लोगों को गिरफ्तार कर 3 वर्ष के लिए कारावास में डाल सकती थी या उसे देश से निर्वासित कर सकती थी। अब ये भी जानना है, जब दमन कार्यवाही चल रहा था ब्रिटिश सरकार के द्वारा दमन कार्यवाही, और ये प्रेस के समय की बात है, इसका मतलब कब की बात है? 1878 की बात, 1878 में, तो उस समय की बात है। क्लियर हो रहा है ना? 1878 में जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया उसी के समय की बात हो रही है। तो क्या है, धारा 124 ए, इसके द्वारा लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था और 3 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया जाता था, और यदि ऐसा नहीं करते थे तो उसे देश से निर्वासित कर देते थे। क्लियर हो गया? दूसरा लिखा 1883, अभी मैंने बताया 1878 वाली बात, 78 के बाद में धीरे धीरे 6 वर्ष के बाद 83 आएगा। 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी पहले ऐसे समाचार पत्र थे जिन्हें कारावास की सजा दिया गया था, वो उसी के तहत दिया गया था। किसके तहत? धारा 124 ए, जो राजद्रोह का धारा था। भारत में हम लोग थे, हम ही लोगों पर उल्टा वो लोग ब्रिटिश लोग राजद्रोह लगा देते थे। ब्रिटिश लोग हम ही लोगों पर उल्टा राजद्रोह लगा देते थे। भाई हमारा देश और हम इस देश के निवासी, और हम ही पर राजद्रोही तो वो लोग थे, ब्रिटिश के लोग। लेकिन देखिए, उल्टा चोर नहीं कहा जाता, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वही सिस्टम था। क्योंकि हम लोग क्या हो गए थे, थोड़ा सा मानसिक रूप से ब्रिटिश के गुलाम हो गए थे। और उसके पहले कई गुलामी के जंजीरों से, कई से मुस्लिम प्रांत से ही जब मोहम्मद बिन तुगलक, क्या नाम उनका, कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं 1206 में, जब स्थापित करते हैं पहली बार जो है मुस्लिम सत्ता, तो वहां से लेकर धीरे धीरे हम लोग कहीं ना कहीं किसी का अधीन थे। और यहाँ पर इंग्लिश के समय में थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग जागरूक हुए और हमें लगा कि अब हम लोग सही गुलाम हैं। तो हम लोग वास्तव में वहीं से धीरे धीरे बधे हुए थे। तो ये एकदम एक्यूरेट बात सही है। 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी पहले ऐसे समाचार पत्रकार थे जिन्हें कारावास की सजा मिला था, वो इसी के तहत मिला था। अगला लिखा है 1898 में एक अधिनियम के द्वारा
एक अधिनियम द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 124A को पूर्ण रूप से क्या करते हैं, कह रहे हैं पूर्ण रूप से समाप्त कर देते हैं, पूर्ण रूप से क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो देखिए 1898 में जो लिखा गया इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा आईपीसी जो लाए थे ये लोग, है ना, तो इसकी जो धारा थी, यहाँ अनुच्छेद नहीं है, अनुच्छेद हमारे संविधान में चलता है 120 है ए, इसको पूर्ण रूप से समाप्त, ये गलत लिखा गया, पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया गया था भैया, पूर्ण रूप से क्या है, समाप्त नहीं किया गया था, बल्कि इसका विस्तार किया है उन लोगों ने, इसका क्या विस्तार किया है और उसमें और नई चीजें जोड़ दिया है और नई धाराएं भी जोड़ दिया, इसका एक्सप्लेनेशन कर दिया, काफी ज्यादा विस्तृत कर दिया गया है। तो समाप्त नहीं किया है, तो डी क्या लिखा है, गलत लिखा है इस संदर्भ में, तो इसलिए हम डी आंसर मारेंगे, पूरा डी हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है, डी इसमें जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक, ओके, डी इज द राइट आंसर होगा, बाकी सब सही लिखा गया था। अगले प्रश्न की ओर चलता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 पे क्या कहता है। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन सही बता रहा हूं। लिखा निम्न कथनों पर विचार करें। एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना, एक संघीय न्यायालय की स्थापना, एक केंद्रीय बैंक की स्थापना, एक आनम्य नया संविधान की स्थापना। आनम्य मतलब समझ रहे हैं ना, आनम्य माने होता है डिजिट, है ना, रिजिट, रिजिट, डिजिट बोलते हैं, डिजिट मतलब अंक होता है, रिजिट। एक नम्य, रिजिड, नम्य नहीं, नम्य मतलब होता है सॉफ्ट, मुलायम। अनम्य, अनम्य मतलब क्या होता है, हार्ड, यानी कि रिजिड। एक अनम्य नया संविधान की स्थापना, बर्मा और अदन को भारत के शासन से पृथक करना। उपर्युक्त में से कौन सी बात ऐसी है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत शामिल की गई थी। तो ऊपर पढ़ना है। अब उसमें आपको देखना, ध्यान देना है कि भारत शासन जो अधिनियम है 1935 में जो लाया गया था, 1935 में जो लाया गया था, उसमें क्या बात शामिल था और क्या नहीं शामिल था। अब देखिए कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि एक अखिल भारतीय जो स्थापना, इसमें क्या किया था, चूंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि 2/3 जो है पार्ट हमने जो है यहीं से लिया है, इंडियन रूल एक्ट जो है 1935 से ही लिया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। इसका मतलब जो ज़्यादा चीज़ इस समय है इन द प्रेजेंट टाइम, इसका मतलब वो सब यहाँ पे रहा होगा, वो सब यहाँ पे रहा होगा, 100% वहाँ पे रहा होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक, ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा गया सबको, यहाँ तक सबके समझ में आ गया होगा, ये वहाँ पे रहा होगा। तो इसमें देखिए अखिल भारतीय न्यायालय की स्थापना किया गया था कि नहीं, इस समय है, इस समय है, इसका मतलब वहाँ पे रहा। संघीय न्यायालय की स्थापना है तो वहाँ पे रहा। केंद्रीय बैंक RBI यहाँ पे है, वहाँ पे रहा होगा। एक अनम्य संविधान, अनम्य संविधान, और से हमारा इस समय थोड़ा सा है, इस समय क्या है, नम्य और अनम्य दोनों है। इस समय जो है हमारा संविधान कैसा है, नम्य और अनम्य दोनों है। लेकिन उस समय की जो बात थी, अनम्य संविधान की बात किया गया था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार अपने हाथ में सब कुछ लेना चाहती थी, इसीलिए अनम्य संविधान की बात किया था। और वर्मा तथा अदन को भारत के शासन से अधिनियम से पृथक करना था, ये भी बात सही है। इसके साथ में जो उड़ीसा था, इसके साथ में उड़ीसा, और साथ में अगर देखेंगे उड़ीसा के साथ में सिंध, उसको उसके लिए भी अलग से निर्वाचन के लिए बात किया था। भारत में जो अपने यहाँ उड़ीसा है और सिंध को भी अलग, और यही जो पृथककरण की नीति अपनाता है, बर्मा और अदन को भारत शासन से पृथक करता है, ब्रिटिश शासन रूल जो है, और साथ में जो है उड़ीसा और जो है सिंध को अलग करता है, यही आगे चलकर इसी का जो संप्रदायवादी नीति था, जो संप्रदायवादी नीति था, ये सांप्रदायिकता फैलाना था। ब्रिटिश सरकार का मेन मकसद क्या था, सांप्रदायिकता फैलाना, सांप्रदायिकता फैलाना। और यही आगे चलते 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 1947 में इसका पूर्ण रूप से दिखाई देता है। ये 1935 का जो शासन अधिनियम लाया था, ये हमारे लिए तो ठीक, लेकिन कुछ इसमें जो पृथकवादी था, सांप्रदायिकता जिससे फैल रही थी, इसी का परिणाम होता है 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है, इसी का परिणाम मिलेगा। तो अब इसमें कह रहे हैं कौन सी बात इसमें एकदम सही है, तो इसमें देखिए
इस प्रकार का ऑप्शन देख रहे हैं और ऑप्शन में आपको कौन सा उत्तर मिल रहा होगा, तो इसका ऑप्शन क्या है, इसका डी ऑप्शन क्या होगा, एकदम राइट सही होगा, डी इज द राइट आंसर होगा, डी इज द राइट आंसर। ठीक, ओके, डी फॉर डॉग, डी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए 4 पर मैं चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, अगर 4 की मैं बात करता हूं, लिखा है भारत में रियासतों के शामिल होने के संदर्भ में जूनागढ़ के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। जूनागढ़ के संदर्भ में भारत में जो रियासतें शामिल की गई हैं, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को देते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिला है, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल पेशे से क्या थे, एक वकील थे। उनको सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दिया। किसने दिया, बारदोली की महिलाओं ने। और बारदोली की महिलाओं में अगर बात करें, मुख्य रूप से अगर नाम आ गया तो कस्तूरबा ने। समझ में आ रहा है। तो अब लिखा जूनागढ़ के संदर्भ में कौन सा कथन सही, एकदम सही पूछा गया है। अब इसमें ध्यान देना, सही वाला शब्द है। लिखा वहां मुस्लिम जनसंख्या अधिक थी, ए में कहता है। बी में कहता है वहां हिंदू जनसंख्या भारत में निम्नलिखित सम्मिलित होने के पक्ष में थी। वहां हिंदू जनसंख्या भारत में सम्मिलित होने के पक्ष में थी, ये भी बात सही है। आगे लिखा वहां हिंदू जनसंख्या भारत में सम्मिलित होने के पक्ष में थी, इसलिए जनमत संग्रह कराया गया, ये भी बात सही है। इसका मतलब बी और सी दोनों सही है। आगे लिखा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लाठी के बल पर कार्य किया, ये भी कुछ बात सही है, लेकिन ज्यादा नहीं, ये कहा जाता है, तो इसलिए डी ऑप्शन नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। अब बी और सी आपके सामने, बी और सी में थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट सोचेंगे बी होगा, सोचेंगे सी होगा। देखिए अब उनमें दोनों से ज्यादा सही क्या है, हिंदू जनसंख्या ज्यादा थी। वहां हिंदू जनसंख्या क्या थी, जूनागढ़ में ज्यादा थी। हिंदू जनसंख्या भारत में चाहती थी हम भारत में रहें, लेकिन जो वहां का जूनागढ़ का जो नवाब था वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था। विरोधाभास हो रहा, जो जूनागढ़ का नवाब है वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, मुस्लिम था, उसका मत, उसका रुझान जो था पाकिस्तान की ओर था। लेकिन जो यहाँ की जनसंख्या हिंदू जनसंख्या थी, बहुसंख्यक हिंदू जनसंख्या थी, वो इंडिया में शामिल होना चाहती थी, विरोध हुआ। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने इसकी बल पर जन्म संग्रह करा दिया। इसी के बल पर कार्य करते थे, शरीर में तो थे ही, इसी के बल पर। दृढ़ इच्छा आपके पास है तो आईएएस आसान, बहुत ही आसान। दृढ़ इच्छा के बल पर ही केजरीवाल सीएम। अब आगे कौन जानता है कौन पीएम होगा। दृढ़ इच्छा के बल पर कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है, कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है। ठीक, दृढ़ इच्छा। लेकिन मैं ये नहीं कहता किसी का आप जो है, समझ गए ना, हाँ, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाइए। क्योंकि हम लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग नीति शास्त्र पढ़ते हैं, इथिक्स पढ़ते हैं, उसमें हम लोग फर्क देखते हैं, क्या उचित क्या अनुचित। हमको उचित कार्य करना है, उसको भी ध्यान देना है। आगे इसका आंसर मिल क्या होगा, तो इसका सी आंसर क्या होगा, राइट होगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके। अगले प्रश्न की ओर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। 5 लिखा है 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक ग्वालियर टैंक में आयोजित की गई थी। अखिल भारतीय जो कांग्रेस कमेटी है, इसकी बैठक 8 अगस्त 1942 को आयोजित की गई थी। कहां पर, ग्वालियर टैंक में। इस बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है। यह ग्वालियर टैंक स्थित था या स्थित है, जो भी लिख देगा। तो ये कहां पर है, 4 ऑप्शन दिया गया, फटाफट बताएं। ग्वालियर मध्य प्रदेश, मुंबई महाराष्ट्र, रायसेन जिला मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो देखिए जो ग्वालियर टैंक है ये कहां पर है, मुंबई में। बंबई जिसे कहते हैं, उस समय बंबई कहा जाता था, इस समय मुंबई है। तो वहीं पर 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो है क्या हुआ है, बैठक हुआ है, एक मीटिंग हुआ है। ये मीटिंग कहां आयोजित किया गया था, ये ग्वालियर टैंक जगह है, ग्वालियर टैंक जगह है और ये मुंबई में है। क्लियर हो गया। इसी में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो इसके मुख्य नेता के रूप में आते हैं। किस नेता में आते हैं, मुख्य नेता के, मेन लीडर के रूप में, और नारा देते हैं अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ऐसा नारा देते।
क्या उस समय रहा होगा। आज आप लोग तो यूपीएससी की शानदार तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या अदर स्टेट की अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं आगे चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। अगले प्रश्न पे क्वेश्चन नंबर 6 पे है, ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए क्या कहता है। लिखा निम्न कथनों पर विचार करें। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बलिया में सबसे पहले चित्तू पांडे के नेतृत्व में समांतर सरकार बनी थी। बने थे या बनी थी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, बनी थी। ठीक, बलिया में बनने वाली समांतर सरकार केवल 1 सप्ताह के लिए थी। निम्न में से कौन सा कथन सही है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2, दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्लियर हो रहा। देखिए हमारी बात अगर नहीं समझ में आएगा इतने आसान भाषा में, समझ में आ गया तो देखिए केवल 1, केवल 2। अब देखिए सबसे पहले आपको तो पहला स्टेटमेंट सभी जान रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 है, जो ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है भारतीय इतिहास के संदर्भ में, ये बलिया में सबसे पहले समांतर जो सरकार बनाया गया था चित्तू पांडे के नेतृत्व में बना था। ये एकदम बात सभी लोग जानते हैं, कोई ऐसा है जो नहीं जानता है, तो एकदम बात सही लिखा गया है। ठीक, ओके। अब लिखा बलिया में जो सरकार समांतर सरकार बनी थी ये कितने दिन के लिए बनी थी। एकदम 1 सप्ताह के लिए बनी थी, इससे ज़्यादा नहीं, चित्तू पांडे ने। हालांकि बलिया सभी लोग जानते होंगे ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट है, आप यूपी उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, ईस्टर्न है ना, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। और ये जो बलिया है ये अगर यूपी स्पेशल की बात करें बिंदी के लिए प्रसिद्ध है। बिंदी कौन लगाते हैं, पुरुष की महिलाएं, समझ गए ना, तो बिंदी के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का पहले नंबर पे सबसे पूर्वी जिला है, दूसरे नंबर पे बिंदी के लिए प्रसिद्ध है, तीसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो मंगल पांडे थे वो बलिया के ही मूल निवासी थे। ठीक, अगर ये पूछा जाए किस छावनी में थे तो बैरकपुर छावनी, 34वीं रेजिमेंट, 34 रेजिमेंट, 34वीं रेजिमेंट, 34th 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर छावनी। ये बैरकपुर छावनी कहाँ है, होरीदा बैरकपुर छावनी, तो कहाँ पर है भैया बैरकपुर छावनी, कोलकाता के पास में, नियर कोलकाता, कोलकाता के पास में बैरकपुर छावनी में 34वीं रेजिमेंट में मंगल पांडे थे। वहीं पर कारतूस जो गाय और सुअर वाला था मना कर दिए थे, फिर उनको बाद में जो है मुकदमा होता है, फिर फांसी हो जाता है, फिर वो अलग चीज़ है, उधर भी चलेंगे। अभी यहाँ पर तो मंगल पांडे यदि दे दिया कहाँ के थे तो बलिया के ही मूल निवासी, बिहार को टच करता, बलिया, बलिया बिहार को टच करता है। ठीक, ओके। तो ये चित्तू पांडे बलिया में ही। दूसरा लिखा बलिया में जो समांतर बनी है 1 सप्ताह के लिए बनी, ये भी बात सही है, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, सी आंसर क्या होगा, राइट होगा। ओके, बहुत ही कठिन नहीं था, बहुत ही सरल प्रश्न था, इजी क्वेश्चन। हालांकि इतना कोई इजी क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं अब। ठीक, अगला देखिए 7 नंबर पे क्या है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940, पाकिस्तान प्रस्ताव मार्च 1940, व्यक्तिगत सत्याग्रह अक्टूबर 1942, क्रिप्स मिशन मार्च 1942। तो इसमें देखिए क्या गलत लिखा गया है, गलत क्या है तुरंत कमेंट करके बताएंगे। देखिए जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन एकदम क्या है, ये गलत लिखा है। अब क्यों गलत लिखा है, व्हाई, व्हाई मतलब क्या, क्यों ऐसा गलत लिखा गया। देखिए जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था, थोड़ा फास्ट इसलिए बोल दे रहा हूं क्योंकि ये प्री का है रोल, अन्यथा मैं बहुत ही शानदार तरीके से स्टेप बाय स्टेप क्लास लेता हूं। प्री का मैटर है तो व्यक्तिगत सत्याग्रह अक्टूबर 1942 नहीं है,
1940 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1940 में। जिसके पहले सत्याग्रही महात्मा गांधी खुद बनते हैं। सभी लोग जान रहे होंगे, कमेंट करके बताइएगा महात्मा गांधी बनते हैं या कोई और। तो लेकिन ये 1940 है, यहाँ पे एकदम गलत लिखा गया है, 1940 हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है, इसलिए सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न थोड़ा सा बढ़िया शानदार बनाया गया है। देखिए प्रश्न क्या कहता है, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें जमींदारों का स्थान स्वयं ब्रिटिश सरकार ने ले लिया। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें जमींदारों का स्थान स्वयं ब्रिटिश सरकार ने ले लिया। इस व्यवस्था के अंतर्गत 51% भूभाग आई थी। यह व्यवस्था दक्षिण भारत तथा दक्षिण पश्चिम भारत में एवं कुछ असम के क्षेत्रों में भी लाई गई थी, क्योंकि इन क्षेत्रों में बड़े जमींदार नहीं थे। भूमि का लगान देते रहने तक किसान अपने खेत का भूस्वामी बना रहता था, अन्यथा उसका स्वामित्व हटा लिया जाता था। ऐसा किस संदर्भ में कहा गया है? इजारेदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, उपर्युक्त तीनों एवं। तुरंत आंसर कीजिए, कहां पे ऐसा? देखिए एक ही पॉइंट से आप पकड़ सकते हैं। 51% जो व्यवस्था था, अगर बात करेंगे 51% भूभाग जो है इजारेदारी व्यवस्था में नहीं था, न जमींदारी में था। तो इसका मतलब डी ऑप्शन स्वयं खत्म हो गया। क्या आ गया? बी। बी इज द राइट आंसर। इसे पकड़ लेंगे। और ये दक्षिण भारत में था, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू किया गया था दक्षिण भारत में शुरू किया गया था, दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में क्यों किए थे? क्योंकि दक्षिण भारत में जमींदार नहीं थे। जो जमींदारी व्यवस्था थी, जमींदार लोग थे ज्यादातर तो उत्तर भारत में, हमारे जैसे लोग, ठाकुर कुंवर विक्रम प्रताप सिंह राणा, आगे ब्रेकर में लिखाएंगे चंदेल, जो भी। तो एक मैंने उदाहरण बताया, किसी पे कमेंट नहीं किया है, ठाकुर कुंवर विक्रम प्रताप सिंह राणा और फिर चंदेल सिंह राणा, ऐसे मतलब इस तरीके का। तो जमींदारी, बड़े बड़े जमींदार लोग कहां पे रहते थे? बड़े बड़े जमींदार लोग कहां रहते थे? यहीं पे रहते थे। ठीक, तो ये समझ में आ गया। अगला प्रश्न मैं देखता हूं क्या है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही शानदार प्रश्न है, छोटा प्रश्न है। लिखा, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। अब तृतीय के बाद में चतुर्थ जो आंग्ल के मराठा क्यों नहीं रखा? क्योंकि मराठा जो आंग्ल के साथ हुआ था 3 ही हुआ था, ओनली 3। तो चौथा कहां से लाएंगे? तो इसलिए चौथा जो है मैसूर के साथ रखा गया। ठीक, ओके, यहां तक सबके समझ में आ गया। अब आपको एक्यूरेट डेट जानना है। जो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, ये तीसरा नहीं है, पहला होगा, तीसरा गलत है। तो यहाँ पे एक गलती है, यहाँ पे पहला होगा। क्या होगा? पहला, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 में हुआ था। एकदम बात सही है। ठीक, क्योंकि 2 जगह हो गया तीसरा। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 हुआ, ये भी बात एकदम सही है। और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है 1817 से 1819, ये भी बात एकदम सही है। लेकिन जो चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध होता है, ये 1700 केवल 99 में ही होता है। 1802 जो लिखा गलत लिखा है। चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध जो होता है मार्च से मई तक होता है। 1799 में, 1799 में मार्च टू मई, मार्च से मई तक होता है। और इसी युद्ध में मैसूर पूरा का पूरा समाप्त हो गया। इस युद्ध में युद्ध करते हुए टीपू सुल्तान, भारत के महान, एक हिसाब से कह सकते हैं टीपू सुल्तान मारे गए, उनका मृत्यु हो जाता है। और 1799 के बाद में पूरा मैसूर राज्य को, साम्राज्य को जो है ब्रिटिश सरकार ने अपने साम्राज्य में मिला लिया।
तो केवल 1799 होगा। तो डी ऑप्शन क्या लिखा था गलत, इसलिए हमारा जो है डी ही आंसर राइट होगा गलत लिखने के कारण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन हम आपको लिए 10 ही क्वेश्चन लाए हैं, 10 क्वेश्चन का आपको दे रहे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा। लोग गाँव में क्या है, कुछ सब्जी उब्जी कुछ भी खरीदते हैं तो कहते भैया एक एक्स्ट्रा थोड़ा दे दीजिए, तो इसीलिए हमने कहा एक एक्स्ट्रा प्रश्न बना देते हैं। और से मेरा टारगेट जो है 10 क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन कि ताकि आपका इसी 10 क्वेश्चन में ही लगभग 10 क्वेश्चन में ही आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त करने का प्रयास। लाला लाजपत राय ने किस संदर्भ में कहा था कि यह एक सफल अवसरवादी आंदोलन था? अवसरवादी, अच्छा आज के समय क्या है, अवसरवादी लोग देखते हैं अवसरवादी हो रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो यह एक क्या था, अवसरवादी आंदोलन था। कैसा था, अवसरवादी आंदोलन। यह एक अवसरवादी आंदोलन था। इसने कपटी और पाखंडियों के लिए अवसर खोल दिया। इसने कुछ लोगों को राष्ट्रीयता के नाम को भुनाने का अवसर दिया। ये किस संदर्भ में कहे थे? लाला लाजपत राय ने जो है इन्होंने, लाला लाजपत राय ने ही आगे मिलेगा। लाला लाजपत राय ने किस संदर्भ में कहा है कि ये किस, मतलब ये अवसरवादी आंदोलन था जिसने कपटी और पाखंडियों के लिए अवसर खोल दिया और कुछ लोगों को राष्ट्रीयता के नाम को भुनाने का अवसर दिया। सबने अवज्ञा आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत शासन अधिनियम 1935। प्रश्न समझ में आ गया प्रवृत्त? तो देखिए जो लाला लाजपत राय ने, इन्होंने किस संदर्भ में कहा है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो स्थापना होता है 1885 में, 1885 में, इसी संदर्भ के हैं। सेफ्टी वाल्व का जो संकल्पना लाए हैं, सेफ्टी वाल्व सुरक्षा का जो कवच था, जिसके बारे में जो विवाद, काफी इतिहासकारों में विवाद हमेशा रहता है, आज भी विवाद का विषय बना हुआ कि सेफ्टी वाल्व था कि नहीं था। तो लाला लाजपत राय ने ही दिया था सेफ्टी वाल्व का संकल्पना। ठीक, पूछा जाता है कि सेफ्टी वाल्व प्रीलिम की दृष्टि से। मेंस में देखिए, मेंस में क्या है, केवल साधारण आंसर लिखने से काम नहीं बनेगा। आपके साथ कुछ डाटा होना चाहिए, कुछ मैटर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप भी होना चाहिए। ऐसे नहीं जहां से पाया तहां से लिख दिया। एक सीक्वेंस भी होना चाहिए कि यहाँ से हम शुरू करते हैं लिखना, फिर इसके बाद में एक बार स्टेप बाय स्टेप भी होना चाहिए, और साथ में उसके साथ सपोर्ट करने के लिए आपके पास उदाहरण भी होना चाहिए, एग्जाम्पल्स। बिना एग्जाम्पल के सपोर्ट कैसे करेंगे? तो इसका आंसर मिल गया कि लाला लाजपत राय ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया। एक क्वेश्चन लास्ट में मैं आपको स्टार दे देता हूँ, ये प्रश्न देख लीजिएगा। लिखा एचिसन कमेटी 1886 में आया। इसका संबंध किससे है? सिविल सेवा आयोग, सिंचाई आयोग, जांच आयोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। देखिए, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, अभी मैंने चर्चा किया, हाल ही में चर्चा किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया गया। किसने किया है? AO ह्यूम ने किया। उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल है ना भारत के, कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन जो थे, उन्हीं के समय में 1886 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाता है, उसी के बाद में क्या होता है, लॉर्ड डफरिन ने ही एक नया चीज गठित किया। सिविल सेवा के लिए, लोक सेवा आयोग के लिए एचियन कमेटी गठित किया और इसको कई पार्टों में फिर बांटना शुरू किया। एक केंद्र स्तर पर रहेगा सिविल सेवा संघ लोक सेवा आयोग, क्लियर हो रहा कि नहीं? फिर उसके बाद राज्य प्रांतीय राज्य सेवा आयोग, BPSC में लोग जाएंगे, RAS में जाएंगे, JPSC में जाएंगे, सब जगह, UPPCS में, सब जगह जो बने। तो एचियन कमेटी का संबंध 1886, ये भी याद करना है, आपको याद होना चाहिए, हमेशा रहना चाहिए। सिविल सेवा आयोग यानी कि लोक सेवा आयोग से संबंधित था। इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा। यहाँ तक सबके समझ में आ गया? बाकी आगे मिलते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सभी मित्रों में सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आगे क्वेश्चन पर। धन्यवाद।